अमीर दामाद का सोने गरीब दामाद के मिट्टी के घर में दावत। दामाद जी, आपको यूं मेरे पैरों की मालिश करना शोभा नहीं देता। आप दामाद हैं और हमारे यहाँ दामाद से पैर नहीं छुआए जाते, और आप हैं कि मेरे पैरों की मालिश कर रहे हैं। ये तो पुरानी बातें हैं। आज के समय में दामाद दामाद नहीं बल्कि बेटा समान होता है। और क्या एक बेटा अपनी माँ के पैरों की मालिश नहीं कर सकता? कितनी बेवकूफ थी मैं जो सोने के घर वाले दामाद के पीछे इतना प्यार लुटाया, इतनी इज्जत दी, लेकिन आखिर में मुझे क्या मिला? और जिससे मैंने आज तक कभी प्यार से बात नहीं की, वो दामाद मेरी कितनी सेवा कर रहा है। मिट्टी में भी मुझे सोने से भी खरा दामाद मिला है। क्यों शालिनी दो दामाद के होते हुए भी अपने सोने के घर वाले दामाद से नाराज थी और मिट्टी के घर में रहने वाले दामाद की इतनी तारीफ कर रही थी। और आखिरकार शालिनी ने ऐसी क्या गलती की थी जिसका आज उसे इतना अफसोस था? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। सुशीला, विमला, इनसे मिलो। ये है मेरे दामाद। पता है इनका कितना बड़ा बिजनेस है, और तो और इनका घर भी कोई ऐसा वैसा घर नहीं है, पूरा का पूरा घर सोने का बना हुआ है। तुम्हारी बेटी की तो किस्मत ही खुल गई, शादी करके सीधा सोने के ससुराल जा रही है। बड़ी किस्मत वाली हो तुम, जो तुम्हें सोने के घर वाला दामाद मिला है। वैसे दूसरा दामाद क्या करता है? क्या उसकी भी कोई बड़ा सा बिजनेस है? काहे का बड़ा बिजनेस? खेती करता है, वो भी खुद के खेत में नहीं, दूसरों के खेत में। मैंने तो इस अंजलि को इतना समझाया था कि छोड़ दे उस गरीब का पीछा, लेकिन इसने मेरी एक नहीं मानी। अगर मानती तो आज इसकी भी शादी मोना की तरह ऐसे दामाद से होती, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, जैसी इसकी किस्मत। अपनी सास की बात सुन समीर को बुरा तो लगता है, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कहता। शादी की रस्में खत्म होती हैं और जहां अमीर दामाद अशोक मोना को अपने सोने के घर में लेकर आता है, वहीं गरीब दामाद समीर अंजलि को अपने मिट्टी के घर में। मेरा ससुराल तो सच में सोने का ससुराल है। दीवार, छत, यहाँ तक कि कुर्सी टेबल भी सोने की बनी हुई है। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरी वजह से तुम्हें सोने का घर जो मिला है। यहाँ तो मैं किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। 24 घंटे सोने में तुली रहोगी। अंजलि, तुम तो जानते हो कि हमारे खेत पर कितने साल से केस चल रहा है। अगर भगवान की कृपा रही और वो केस में जीत गया तो तुम देखना मैं तुम्हारे लिए कितना सुंदर घर बनवाऊंगा, और हो सका तो हम माँ को भी यहाँ ले आएंगे। फिर माँ को अकेला रहना नहीं पड़ेगा और तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा। जहां सोने के घर वाला दामाद अपनी अमीरी के घमंड में अपनी पत्नी के सामने भी अपना घमंड दिखाना नहीं छोड़ता, वहीं अपनी सास के मुंह से अपनी बेइज्जती सुन गरीब दामाद अपनी सास से बिल्कुल नाराज नहीं होता और अपनी पत्नी का काफी अच्छे से ध्यान रखता है। मैं कहता था ना तुमसे कि मैं अपनी कंपनी को देश की नंबर 1 कंपनी बनाकर ही छोड़ूंगा। अब मेरी कंपनी इस देश की टॉप कंपनी बन चुकी है। इसी खुशी में मैं एक बहुत बड़ी दावत करूंगा। मैं ऐसी दावत रखूंगा कि सब देखते ही रह जाएंगे। और हाँ, अपनी माँ को भी बुला लेना। आखिरकार उन्हें भी तो पता चले कि अमीरों की दावत का खाना क्या होता है। अपने पति के कहने पर मोना अपनी माँ शालिनी को कॉल करके दावत के लिए बुलाती है। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं आऊंगी। मेरे दामाद की इतनी बड़ी कामयाबी पर मेरा तो आना बनता ही है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज शालिनी को अपने सोने के घर वाले दामाद की दावत में जाना था। शालिनी काफी देर तक गाड़ी का इंतजार करती है, लेकिन कोई भी उसे गाड़ी से लेने नहीं आता है। बाप रे बाप, कितनी ठंड हो रही है। दामाद जी को तो पता है कि सर्दियों के मौसम में मेरे घुटनों में काफी तकलीफ होती है। मुझे तो लगा कि गाड़ी भेजेंगे, लेकिन उन्होंने तो भेजी ही नहीं। लगता है काम में व्यस्त होंगे, मैं ही चली जाती हूँ। कोहरे की वजह से शालिनी को रिक्शा तक नहीं मिलता, जिसके चलते बूढ़ी शालिनी कपकपाते हुए पैदल पैदल अपने सोने के घर वाले दामाद के पास पहुंच जाती है। तेरी किस्मत तो सच में खुल गई। यहाँ की तो हर एक चीज सोने की बनी हुई है। कितने सारे मेहमान आए। दामाद जी ने दावत की क्या तैयारी करी। इतना खाना तो मैंने तेरी शादी में नहीं बनवाया था जितना दामाद जी ने दावत के लिए बनवा दिया है। आप काफी थकी थकी लग रही हैं, थोड़ी देर बैठकर आराम कर लीजिए। शालिनी इधर उधर घूमकर अपने सोने के घर वाले दामाद का घर देखने लगती है कि तभी गलती से शालिनी से एक सोने का वास टूट जाता है, जिसे देख अशोक। ओह नो, ये आपने क्या किया? जानती भी है ये वॉच कितना महंगा था। यह कोई सस्ता सा 1-2 हजार रुपए का नहीं बल्कि सोने का वॉच था। इसे मैं ब्रिटेन से लेकर आया था। आपके खानदान की 7 पुश्तें भी मुझे यह वॉच लाकर नहीं दे सकती। ये आप किस तरह से बात कर रहे हैं माँ से? एक वास ही तो टूटा है, दूसरा बनवा लीजिएगा। अपने दामाद का ऐसा बर्ताव देख बेचारी शालिनी को काफी ज्यादा दुख होता है और वो जाकर एक जगह चुपचाप बैठ जाती है। थोड़ी देर में दावत का समय शुरू हो जाता है। अशोक ने इंडियन, इटालियन, चाइनीज, कोरियन और ना जाने कितने तरह तरह के पकवान बनवाए थे।
अरे आप यहाँ क्यों बैठी हैं, आइए और दावत का लुत्फ उठाइए। पता है, देखिए मैंने दावत में क्या क्या बनवाया है। रेवियोली, लजानिया, मलाई मशरूम, कसाटा पुडिंग, जिलेटो, ये ऐसे ऐसे पकवान हैं, इसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। मैं जानता हूँ आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। अपने सोने के घर वाले दामाद की बदौलत आपको इतना अच्छा खाने जो नसीब हो रहा है, बड़ी किस्मत वाली हैं आप। अपने अमीर दामाद का इतना घमंड देख शालिनी को काफी दुख होता है और अब शालिनी बिना दावत का खाना खाए वहां से जाने लगती है। अरे माँ, आपने तो कुछ खाया भी नहीं है, कुछ तो खा लीजिए, सुबह से भूखी हैं। दामाद जी की ऐसी बातें सुनी है ना कि अब तो न जाने कितने दिनों तक ये पेट भरा ही रहेगा। वैसे दामाद जी, मैं आपके लिए चांदी की अंगूठी लेकर आई थी आपकी कामयाबी के लिए। ऐसी चांदी की अंगूठी तो मेरे घर के नौकर भी नहीं पहनते हैं। शालिनी से माफी मांगने की बजाय अशोक एक बार फिर अपनी अमीरी का घमंड दिखाता और बेचारी शालिनी रोते हुए अपने घर आ जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ समीर अपने खेत का केस जीत जाता है, जिसकी खुशी में अंजलि, हम एक जश्न रखते हैं। इस दावत में माँ को बुलाएंगे। अगर आज मेरी माँ होती तो वो कितना खुश होती। हम मेरी माँ तो भगवान के पास चली गई, इसलिए हम तुम्हारी माँ को बुलाएंगे। उन्हें भी तो अपने दामाद की इस कामयाबी को देख कितनी खुशी होगी। समीर अगले दिन ही दावत के लिए अपनी सास को लेने के लिए जाता है। समीर, तुम यहाँ ऐसे अचानक? माँ जी, हमारे जो खेत का केस चल रहा था ना, वो हम जीत गए हैं, इसलिए मैंने एक छोटी सी दावत रखी है। ठंड का समय है और आपसे ज्यादा चला नहीं जाता ना, इसलिए मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। समीर साइकिल पर अपने साथ शालिनी को अपने मिट्टी के घर में लेकर आता और जल्दी से अपने हाथों से चाय बनाकर शालिनी को देता है। ये लीजिए माँ, गर्मा गर्म चाय। मैं आपके लिए नमकीन लेकर आता हूँ। अपने गरीब दामाद को अपनी इतनी सेवा करता देख शालिनी को काफी हैरानी होती है। अब थोड़ी देर में समीर अंजलि के साथ मिलकर अपने घर में दावत का बनाया हुआ खाना शालिनी को देता है। अंजलि बेटा, तूने तो सब कुछ बहुत बढ़िया बनाया है। माँ, ये सब मैंने नहीं, आपके दामाद ने बनाया है। आपको आलू गोभी की सब्जी, पूरी, खीर, हलवा, ये वेज बिरयानी और साथ में ये गर्मा गर्म पकौड़े पसंद है ना, इसलिए पहले इन्होंने मुझसे सब कुछ पूछा और फिर बनाया। इसकी तो बस आदत है मेरी तारीफ करने की। चलो अब तुम भी खाना खा लो, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मिट्टी के घर में रहकर भी समीर अंजलि के साथ काफी खुश था और उसका काफी ख्याल भी रख रहा था। साथ के साथ समीर का इतना अच्छा बर्ताव देख शालिनी काफी खुश होती है। समीर बेटा, माफ करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ ला नहीं पाई। आप आ गई ना और आपका आशीर्वाद मिल गया, यही हमारे लिए काफी है। ये क्या, ये आपके पैरों में सूजन कैसे? आप रुकिए, मैं अभी आता हूँ। अपनी सास के पैर में सूजन देख समीर जल्दी से तेल लेकर आता और अपनी सास के पैर की मालिश करने लगता है। अरे समीर, तुम दामाद हो मेरे, ऐसे पैर मत छुओ। मैं आपका बेटा हूँ बेटा, और एक बेटा अपनी माँ के पैर की मालिश नहीं कर सकता? आपको पता है, ये तेल खास 100 रुपए में गांव से लेकर आया था। देखना चुटकियों में सूजन गायब हो जाएगी। मैं गलत थी, मुझसे हीरे और कोयले को पहचानने में गलती हो गई। सोने मिट्टी के घर वाले दामाद में इतना बड़ा अंतर देख शालिनी को अपनी गलती का एहसास होता है और उसकी आंखें भर आती हैं। आपकी आंखों में आंसू कैसे? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, तुमसे कुछ गलती नहीं हुई है, गलती तो मुझसे हुई है। सोने के लालच में आकर मैंने हमेशा अशोक की इतनी तारीफ की और तुम्हारी बेइज्जती, लेकिन तुम दोनों में कितना फर्क है। एक तरफ अशोक ने मुझे अपने दावत में बुलाकर मेरी बेइज्जती की, वहीं तुमने मुझे एक माँ का दर्जा दिया। मुझे माफ कर देना बेटा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भला एक माँ अपने बेटे को कुछ नहीं बोलेगी तो किसे बोलेगी? अपने दोनों दामादों में इतना अंतर देख शालिनी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद अब शालिनी अपनी मिट्टी के घर वाले दामाद की हमेशा इज्जत करती है और उसके मन से लालच भी खत्म हो जाता है। आंटी जी, अगर आपके पास कोई भी कपड़ों का कतरन है ना, तो मुझे दे दीजिए, मुझे किसी काम से चाहिए। आपके लिए तो बेकार होगी ना। अरे कमाल करती हो, तुम वही हो ना 5 गरीब बहुएं। इससे पहले तुम्हारी देवरानी भी आई थी जो कि मुझसे रुई और कतरन मांग रही थी। तुम लोगों का मांगना खत्म ही नहीं होता क्या? गरीब कहीं के, निकलो यहाँ से। कुछ नहीं है मेरे पास, जो था मैंने दे दिया। हाँ। देखिए, हमारी कोई मजबूरी है, अगर आपके पास है तो दे दीजिए। हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हम खराब कपड़े से कोई ताजमहल थोड़ी बनाएंगे। अरे तुम लोग ताजमहल बनाओ या ताल कटोरा स्टेडियम, मेरे पास तुम लोगों के लिए कुछ नहीं है। हाँ। आखिर क्यों? आंखों में आंसू लिए प्रत्युषा कटे फटे पुराने कतरन मांग रही थी। आखिर ऐसा भी क्या मजबूरी थी जो कतरन मांगना पड़ गया? पूरी बात क्या है, आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं।
जहां गरीब परिवार 10 से 12 लोग एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं और ठंड के मौसम में पूरा परिवार जमीन पर सो रहा था। खिड़की से चलती सरसराती हवा से उन लोगों को बहुत ठंड लग रही थी। अरे राम रे, मुझे बहुत ठंड लग रही है। जमीन पर नहीं सोया जा रहा इस ठंड में। अरे जी, मुझे ये ठंडी जमीन ना बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। मेरे को करवट लेने में भी ठंड लग रही है। माँ जी, पापा जी, जैसे आपको ठंड लग रही है वैसे हम सबको भी ठंड लग रही है। अब इतनी ठंड में नंगी जमीन पर नहीं सो पाएंगे। चादर बिछाने के बाद भी ठंड ही लग रही है। लगता है अब हमें बिस्तर का इंतजाम करना ही पड़ेगा। ऐसे कब तक जमीन पर सोते रहेंगे? अगला महीना बहुत ठंडी वाला है। ऐसे में तो हम सब की कुल्फी जम जाएगी, बीमार अलग होंगे। बड़े भैया ठीक कह रहे हैं। हम सबको किसी तरीके से पैसे इकट्ठे करके नया गद्दा, रजाई और बिस्तर लाना पड़ेगा। अब हम जमीन पर सोने के लायक नहीं हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम घर में 3-4 जने थोड़ी हैं, पूरे 12 जने हैं। 12 जने का बिस्तर, रजाई, चादर, तकिया लाने में बहुत पैसे लगेंगे और इतना हम सब पर पैसे नहीं हैं। वही तो, न पैसे हैं और ना सोने का कुछ जुगाड़। नींद आए भी तो कैसे आए? इतने दिन से हम सब लोग बहुत परेशान हैं। अरे वाह संजना, तुमने बातों ही बातों में वो बात कह दी जो हमें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। मतलब क्या ममता? अरे अभी तो संजना ने बोला जुगाड़। आप सब भूल गए कैसे हम गर्मी और बारिश में जुगाड़ करते थे? तो क्यों ना आप सर्दी में जुगाड़ करें और हम करेंगे 5 अलग तरीके के बिस्तरों का जुगाड़। अरे वाह बहू, हाँ। अरे तुमने जुगाड़ बोलकर अपने पिछले सारे जुगाड़ याद दिला दिए। कैसे गर्मी में तुम जुगाड़ कूलर, जुगाड़ू फ्रिज बनाती थी और बारिश में छप्पर का जुगाड़ करके घर बना देती थी। कभी घास का, कभी बोतल का, और अब मेरी बहू ठंड में बनाएगी जुगाड़ से बिस्तर। मैं तो कहती हूँ बहू एक बिस्तर घास का ही बना दो। ठीक है माँ जी, अभी तो हम जैसे तैसे सो जाते हैं, कल हम जुगाड़ करेंगे बिस्तरों का। मतलब ये हमारी कब कपाने की आखिरी रात कल से हम सब नए बिस्तर पर सोएंगे। एक नई उम्मीद के साथ गरीब परिवार एक रात और ठंड में रात बिताने को हिम्मत जुटाता है। अगले दिन चाय नाश्ते के बाद शिल्पा कहती है, माँ जी, आपने बोला था ना घास का बिस्तर, तो मैं सोच रही हूँ हरी घास काटने चली जाऊँ खेत में। हाँ, वहाँ पर बहुत हरी घास है, कुछ सूखी भी ले आऊंगी। माँ जी, मैंने सोचा है बोरे इकट्ठा कर लूं। हमारे पास पुराने बोरे हैं और थोड़े से मैं जुगाड़ कर लेती हूँ। माँ जी, पुराने कपड़े चाहे जैसे भी हों, इन्हें बिस्तर में भरने से ठंड नहीं लगेगी। ये तरीका बुरा नहीं है, मैं तो इसका ही बिस्तर बनाऊंगी। माँ जी, मैंने सोचा है मैं रुई का बिस्तर बना लूं। ठंड में उस पर सोने में अच्छा भी लगेगा और गर्माहट भी लगेगी। वही पुराने गद्दे की रुई का इस्तेमाल हो जाएगा बिस्तर बनाने में। हाँ बहू, ये तो है। संजना बहू, तुम? माँ जी, मैं सबसे अलग अलग बांस का बिस्तर बनाना चाहती हूँ। बस किसी तरह बांस का जुगाड़ हो जाए। हो जाएगा बहू, तुम चिंता मत करो। ये कहकर शिल्पा खेत या मैदान से हरी और सूखी घास ले आती है। वहीं दूसरी तरफ ममता ठंड में पुराने बोरे इकट्ठा करती है और उनकी सिलाई खोलकर हाथ से सीलने की कोशिश करती है। वहीं बड़ी बहू प्रत्युषा कपड़े मांगने किसी के दरवाजे पर पहुंचती है, जहां से थोड़ी देर पहले उसकी 2 देवरानी गुजरी थीं। सुनिए, आपके पास जो भी छोटे मोटे फटे हुए पुराने कपड़े हैं वो हमें दे दीजिए। मुझे इसकी सख्त जरूरत है। क्यों हमारे पुराने कपड़ों से हम पर काला जादू करोगी क्या तुम? हैं? नहीं, आप गलत समझ रही हैं। हम तो बस अपनी ठंड बचाने के लिए आपसे पुराने कपड़े मांग रहे हैं। हाँ, तुम्हें कितनी देर से समझा रही हूँ मैं। मेरे पास कोई भी पुराने कपड़े नहीं हैं। चली जाओ तुम यहाँ से। हाँ, नहीं तो। इतना सब होने के बाद प्रत्युषा को वहाँ से कोई कपड़े नहीं मिलते, तो वो ठंड में ठिठुर कर दूसरों के दरवाजे पर जाकर पुराने कपड़े और कतरन मांगती है, जिन्हें वो घर ले आती है। इसके अलावा दूसरी तरफ एक बहू बांस तो दूसरी पुराने गद्दे में से रुई निकाल रही थी। पति तो काम पर जा रहे थे, पर सास और ससुर उनकी मदद करवा रहे थे। ससुर छोटे छोटे बांस को इकट्ठा कर रस्सी के सहारे जोड़ने की कोशिश करता है, जिससे बहू जुगाड़ू बांस का बिस्तर तैयार कर लेती है।
माँ जी, पापा जी, देखिए मैंने कुछ रुई बाहर से इकट्ठा कर ली जुगाड़ करके, तो कुछ घर की पुरानी गद्दों से निकाल ली। देखिए अच्छी लग रही है ना? वाह बहू, बहुत अच्छी लग रही है। और किसकी रजाई बनी? माँ जी, मैं घास का बिस्तर तैयार कर रही हूँ। ये कपड़ा मैंने सिल लिया है, अब बस हरी घास डाल रही हूँ, इसके बाद हो जाएगा। एक एक बहू मेहनत करके जुगाड़ बिस्तर तैयार कर लेती है। किसी का घास का होता है, किसी का बांस का, सूखी घास, मोटा बोरा, तो किसी के कतरन का। जब सब बहू का बिस्तर तैयार हो जाता है तो वो 2 जुगाड़ू बिस्तर अलग से बना लेती हैं, जिससे जमीन पर बिछाने के बाद सास ससुर आराम से लेट जाते हैं और खुश होते हैं। आहा बहू, अब तो मुझे बहुत आरामदायक बिस्तर लग रहा है। ये ठंड भी नहीं लग रही, अब सुकून की नींद आएगी। बिल्कुल ठीक बोला तुमने। बहू के पुराने कपड़ों का बिस्तर अच्छा लग रहा है। सच में हमारी बहू बहुत जुगाड़ू है, इनके जुगाड़ से हम हमेशा बच जाते हैं। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। अरे बहू, तुम सुबह से लेकर अब तक मेहनत कर रही हो, चलो तुम भी अपने अपने बनाए बिस्तर पर आराम कर लो, फिर हम चाय पियेंगे, और आज की चाय तो मैं बनाऊंगी। ठीक है माँ जी। सारी जुगाड़ू बहू अपने बनाए जुगाड़ू बिस्तर पर लेट जाती हैं। अरे वाह, मेरा बोरे का बिस्तर तो बहुत अच्छा और गर्म है, इससे हमारी पीठ में भी दर्द नहीं होगा। शुक्रिया पापा जी, आपने मेरे जुगाड़ू बिस्तर बनवाने में मेरी मदद की। मुझे भी अपना बिस्तर काफी पसंद आया। अरे बहू, ये तो तुम लोगों की मेहनत थी, लेकिन ये तो बहुत कम बिस्तर है। अभी तो तुम्हारे पति के बिस्तर भी बनाना बाकी है। माँ जी, पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, उनके लिए हमने जुगाड़ू सामान रख दिया है। अब कल बनाएंगे उनके बिस्तर। जब तक आज वो हमारे बिस्तर पर सो जाएंगे, वो भी तो बहुत ठंड में कमाई करने जाते हैं ना, नींद पूरी होना तो उनकी भी जरूरी है। हाँ बहू। कुछ देर बाद सास आग जला देती है, जहाँ चाय बनाने के लिए उनके पास अदरक नहीं होती। अरे मैं चाय किसकी बनाऊं, घर में न अदरक है न इलायची, स्वाद कैसे आएगा। अरे माँ जी, हम जुगाड़ू बहू कभी याद आएंगी। ये देखिए, तुलसी का पत्ता हमारे आंगन में ही था, इसकी चाय पियेंगे आज हम। फिर अंगीठी पर सास जुगाड़ू बहू के लिए जुगाड़ू चाय बनाती है और इस पर सब हाथ सेकते हैं। अगले दिन बहुएं अपने पति के लिए जुगाड़ू बिस्तर बनाना शुरू करती है, जिससे उन्हें सुबह से शाम हो जाती है और उनके पति भी आराम से जुगाड़ू बिस्तर पर सोते हैं। अगली सुबह, अजी रमन उठिए, उठ जाइए, सुबह हो गई है। रोज आप अपने आप उठ जाते हैं, लेकिन आज नहीं उठे। अरे बहू, तुम लोगों की जुगाड़ू बिस्तर की वजह से आज मेरे बेटे सो रहे हैं, वरना रोज ठंड से कांप कर सब जग जाया करते थे। सच में तुम बहुत काबिल हो हमारी बहुएं। शुक्रिया पापा जी। वैसे तुम सबके बने जुगाड़ू बिस्तर काफी नरम और आरामदायक हैं। इतना तो हम पैसे खर्च करते तब भी आरामदायक बिस्तर नहीं ला पाते। जी ये तो है, मैं तो सोच रही हूँ जो हम लोगों की तरह नया बिस्तर खरीद नहीं सकते, उनके लिए हम कम पैसों में जुगाड़ू बिस्तर बनाकर पैसे कमा लिया करें। हाँ बहू, ये ठीक रहेगा। कुछ ही देर बाद बहू एक बोर्ड पर सस्ते बिस्तर बनाने का बोर्ड लगा देती है, जिसे देख आसपास के गरीब लोग उनके पास काफी तरीके से आकर नया नया जुगाड़ू बिस्तर बनवाते हैं, जिससे उनकी कमाई भी होती है और लोगों की चीज इस्तेमाल हो जाती है। तभी एक पड़ोसन, अरे वाह भैया, वैसे मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन पीठ दर्द की वजह से ठंड में मैं सही से सो नहीं पा रही थी, और तुम्हारे जुगाड़ू बिस्तर बनाने की वजह से मेरे 2 महीने की पीठ का दर्द तो गायब हो गया। सच में तुम पांचों बहू एक मिसाल हो। अरे तुमने बिल्कुल ठीक कहा अवंतिका, मैं भी अपने बिस्तर पर ठीक से सो नहीं पा रहा था, बहुत ठंड लग रही थी। पर इन जुगाड़ू बहू के रुई बांस और बोरे घास वाले कपड़े किसी का भी बिस्तर बनवा लो, एक तो गर्म भी होगा और शरीर का दर्द भी गायब हो जाएगा। शुक्रिया बेटा। अरे इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है, आपकी मदद करना हमारा फर्ज है। धीरे धीरे गांव में पांचों जुगाड़ू बहू जुगाड़ू बिस्तर बनाने की वजह से मशहूर हो जाती हैं, जिससे उनकी कमाई भी निकल जाती है। इस तरह 5 जुगाड़ू बहुओं ने ठंड से बचने के लिए अपनी समझ, मेहनत और एकता का पूरा इस्तेमाल किया और घर में हर किसी के लिए आराम और सुख सुनिश्चित किया।